नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज। मैं आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारे डॉक्टर। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद के वरिष्ठ गठिया रोग विशेषज्ञ गौरव सेठ जी। डॉक्टर साहब से आज गठिया रोग के विषय में जानकारी लेंगे कि ये किन कारणों से गठिया रोग होता है और इसका इलाज क्या है, और इससे आने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी आज लेंगे हम डॉक्टर साहब से। तो गौरव जी, पहले तो मेरा ये सवाल है कि गठिया है क्या, थोड़ा उसके बारे में पहले बता दें। सर, गठिया जो होता है वो एक जोड़ों की बीमारी होती है, जिसके अंदर आपके जो जोड़ हैं, जितने ही बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर दर्द होने लग जाता है, उसके अंदर सूजन आने लग जाती है, अकड़न सी होने लग जाती है। और इसका ढंग से इलाज ना हो पाए तो जोड़ जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। जैसे अगर आपका कूल्हा ख़राब हो गया या घुटने ख़राब हो गए तो आप चल नहीं पाते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, नीचे से उठ नहीं पाते हैं। एंड बाकी हाथों में दर्द हो जाए, हाथ के जोड़ जो होते हैं उनमें दर्द होने लग जाए तो फिर आप यानी कि बॉटल खोलना मुश्किल हो जाता है, पेन पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो रोज़मर्रा की जो काम करने की क्षमता है वो कम होने लग जाती है। तो गठिया भाव एक जोड़ों की बीमारी है जिसे हम जोड़ों की इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, और इसके अंदर आपके जो जोड़ हैं उनमें दर्द, सूजन और अकड़न रहने लग जाती है, और इलाज ना हो तो वो जोड़ खराब और टेढ़े भी होने लग जाते हैं। आमतौर पर बात करें तो ये किन कारणों से होते हैं? क्या खान पान की वजह से होते हैं, बढ़ती उम्र की वजह से होते हैं? वैसे देखने को मिलता है किसी को भी हो सकते हैं, ये क्या कारण होते हैं इनके, विशेषकर क्या कारण? सर, वैसे तो गठिया भाव हर उम्र में देखा गया है, चाहे वो एक 2 महीने का बच्चा क्यों ना हो और या 100 साल का एक वृद्ध आदमी क्यों ना हो, एक किसी भी उम्र में हो सकता है। सबसे कॉमन जो अर्थराइटिस होता है, जो गठिया भाव होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो उम्र के हिसाब से आता है। अब जैसे गाड़ी चलती रहती है तो रबड़ भी घिसता रहता है और एक टाइम के बाद गाड़ी नहीं चलती है। उसी तरह से जब आपके घुटने में आप चलना फिरना शुरू करते हैं, 50-60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, तो घुटने में जो ग्रीस होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और वैसी कूल्हे में भी ये हाल हो सकता है। ठीक है, तो इसका नाम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये एज भी एक फैक्टर होता है जिसमें एक अर्थराइटिस हो सकती है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। फिर दूसरे तरह के गठिया भाव होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो मेनली महिलाओं में देखा जाता है, जिनकी उम्र 30 से 50 साल की होती है। उनके जो है जोड़ों में दर्द होता है, जैसे कि उनके हाथ के जोड़ों में, पैरों के जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, सुबह उठ के अकड़न होने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है, वो काम नहीं कर पाती हैं। अगर वो दर्द की दवाई ना ले तो काम नहीं हो पाता है। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं कि थोड़ा उनको महसूस होने लगता है, डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए उनकी? सर, अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, आप नहीं काम कर पा रहे हैं, जोड़ों में अगर सूजन आ रही है, बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है, जोड़ आपके टेढ़े हो रहे हैं, तो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर जाके मिलना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ों की बीमारी ज़रूर हो सकती है। और अर्थराइटिस के कारण एक नहीं 100 होते हैं, जिसमें आपके इन्फेक्शन भी हो गए, जैसे कि चिकनगुनिया करके जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें अर्थराइटिस बहुत कॉमन होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो गई। कहीं स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होती है। यूरिक एसिड की वजह से अर्थराइटिस होता है, जिसे हम गाउट बोलते हैं। फिर कहीं बहुत ही रेयर चीज़ें होती हैं, जैसे कि लूपस जैसी बीमारियां हो गई, फिर आपका वैस्कुलाइटिस हो गया, मायोसाइटिस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गठिया भाव कर सकती हैं। यदि गठिया किसी को शिकायत हो रही है तो उसको सिर्फ गठिया से नहीं और भी बीमारियों से बचाव की ज़रूरत है, या उनको और भी बीमारियां हो सकती हैं? क्योंकि ना सर, जब भी हमारे पास मरीज़ आता है, ठीक है, चाहे वो लंगड़ाते हुए आता हो या उसके हाथ पैर सूजे हो, तो हमको ये नहीं है हम सिर्फ जोड़ों के बारे में पूछते हैं, हम बाकी ऑर्गन्स के बारे में पूछते हैं कि उनको कोई स्किन का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इनकी लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, सूखी खांसी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको पूछनी पड़ती हैं, क्योंकि गठिया भाव, कई तरह के गठिया भाव ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे ही हम एक टेस्ट लिखते हैं, या डायग्नोसिस बनाने में हम जो टेस्ट है टेस्ट जो कह रहे हैं, मैं इसी बात पे लूँगा कि जांच किस तरह से की जाती है गठिया की? यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी जांच होती है, या स्वतः ही देख के पता पड़ जाता है कि हाँ, इसको गठिया की बीमारी है? देखिए सर, कई गठिया तो देख के ही पता चल जाते हैं। कईयों के हाथ पैर टेढ़े होते हैं तो हम बोल देते हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हुआ है। कई बार ऐसा ये वाले जोड़ इन्वॉल्व होते हैं तो हम बोल देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। तो कोई अर्थराइटिस तो हम बिना टेस्ट कराए भी करा सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा यानी कि अर्थराइटिस के कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं, तो उनको
डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि क्या डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है, तो हमको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जैसे ब्लड टेस्ट हो गए, ESR हो गया, CRP जैसे टेस्ट हो गए, रूमेटॉइड फैक्टर हो गया, एंटी CCP हो गया, फिर एक्सरे हो गए, हाथों के एक्सरे हो गए, घुटनों के एक्सरे हो गए। कई बार HLA-B27 कराना पड़ता है। HLA-B27 वाले मरीज़ों में जैसे कमर में दर्द होने लग जाता है, सुबह उठ के अकड़न होती है, करवट लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे मरीज़ों में हम HLA-B27 जैसे टेस्ट कराते हैं। फिर दवाइयाँ शुरू करने से पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि हमको हीमोग्लोबिन देखना है पेशेंट का, लिवर कैसा है, किडनी कैसा है। अगर सब कुछ सही होता है तो हम दवाइयाँ शुरू करते हैं और उनको बताते हैं कि अर्थराइटिस ठीक हो सकती है, क्या उसका नेचुरल कोर्स रहेगा, वो कितना आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, दवाइयों से क्या फ़ायदा है, आपकी जीवन शैली से क्या फ़ायदा है, स्मोकिंग से क्या नहीं हो सकता है, या स्मोकिंग क्यों नहीं करना चाहिए, अल्कोहल क्यों नहीं लेना चाहिए। तो जीवन शैली के बारे में बताना पड़ता है। खान पान की वजह से भी हो सकता है गठिया? सर, खान पान में देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि किसी डाइट के साथ इसका लिंक किया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी गई है वो स्मोकिंग और अल्कोहल का लिंक देखा गया है। जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं, जो लोग ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, उनको गठियाबाई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी खान पान में देखा जाए तो ये देखा गया है जो ज़्यादा लोग नमकीन चीज़ें खाते हैं, चिप्स हो गए, फिर आपकी जो नमकीन हो गई, ये ज़्यादा चीज़ें का सेवन करते हैं तो उनको ज़्यादा रहता है। बाकी जो जंक फूड हो गया, पेप्सी कोला हो गया, बाकी पेप्सी कोला के अंदर शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है तो उनके अंदर भी ज़्यादा गठिया रोग देखा जाता है। तो ऐसे ही बोला जाता है कि आप जितना भी घर का खाना खाएं वो उतना बेटर है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, ज़्यादा नमकीन मीठी तली हुई चीज़ें ना खाएं, एक जीवन शैली जो हेल्दी है वो अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, घर का खाएं और एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहें। बता दूं गौरव जी के बारे में कि गौरव जी फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल है, वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं मथुरा में भी सर्वोदय का एक क्लिनिक है जो कृष्णा नगर में है। मैं जान लेता हूं डॉक्टर साहब से ही कि वह यहाँ कब मरीजों की सेवा दे रहे हैं। तो आप फरीदाबाद में तो अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं, मथुरा में किस तरह से मरीजों को देख रहे हैं? सर, यहाँ पे हमारा कृष्णा नगर में एक क्लिनिक है जो सर्वोदय क्लिनिक है, एंड वहाँ पे मैं 2 दिन आ रहा हूँ महीने में, दूसरे और चौथे बुधवार। तो आपको जब भी लगे कि आपको गठिया रोग से परेशानी हो रही है, आपके किसी परिवार के लोग को परेशानी हो रही है, तो आप सर्वोदय क्लिनिक आ सकते हैं कृष्णानगर में 2 और 4 वेडनेसडे को महीने को। 11 to 2 है, 11 से 2 रखा है। पेशेंट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा रुक भी सकते हैं। एक बात करें गठिया रोग की, अब जांच की बात हो गई, लेकिन इसके इलाज में किस तरह से, कोई देसी इलाज भी लोग करा लेते हैं कि आप देख रहे होंगे कि देसी इलाज का भी रामबाण इलाज कहते हैं उसे, क्या वो सही हैं या फिर डॉक्टर से ही इसका इलाज कराना चाहिए? देखिए सर, अगर आप पुड़िया वाला इलाज करा रहे हैं तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। उसके अंदर दवा का नहीं पता चल पाता है कि कौन सी दवा दी जा रही है, क्या दिया जा रहा है। लेकिन हमें अपनी फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा पता है कि मैंने ये देखा है, जिन लोगों ने दवाइयाँ खाई हैं उनके हाथ पैर बिल्कुल ठीक रहे हैं, सीधा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में दर्द उठ सकता है तो दवाइयाँ थोड़ी ऊपर नीचे करनी पड़ सकती हैं, लेकिन जो दवाइयाँ खाता है और जिनका इलाज जल्दी शुरू होता है, 2-3 महीने में शुरू होता है, हो सकता है उनकी दवाइयाँ छूट भी जाएँ। ऐसा नहीं है, तो हमको जल्दी से इलाज करना चाहिए और दवाई को छुड़वाने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर मरीज़ 1-2 साल तक ठीक है तो हम दवाई छोड़ के देख सकते हैं। अगर हाँ फिर से दर्द वापस आता है तो फिर से दवाई डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देसी दवाइयाँ ही इसका रामबाण है। ठीक है, मैंने कई मरीज़ देखे हैं जो देसी दवाइयों पे भी बिगड़ते हैं, उनको भी लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको जब भी गठिया डायग्नोस होता है तो आपको एक रोमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और उसके रेगुलर टच में रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपको 3 महीने में बुलाएं या 6 महीने में बुलाएं। अगर आप ठीक हैं तो आपको 3-4 महीने में बुलाएंगे या 6 महीने में बुलाएंगे। अगर आप बार बार आपको दर्द हो रहा है तो दवाइयाँ बदली जाती हैं जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते हैं, और जब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं दवाइयाँ कम कर देते हैं हम लोग। बाकी जो है दवाइयाँ रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्या गठिया रोग का एक रामबाण इलाज सच में डॉक्टर ही कर सकते हैं? क्या ये ख़त्म हो सकती है? सर, मैं सिर्फ 10% चांस दे सकता हूँ कि गठियाबाई ठीक हो जाती है। मैंने 90% को दवाइयाँ खाते हुए देखा है। जो पेशेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कभी होम्योपैथी में जाते हैं, कभी सिद्धा में जाते हैं, कभी आयुर्वेदा में जाते हैं, कभी एलोपैथी ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है रोमेटोलॉजी के अंदर अब 20 साल में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब आ चुके हैं, और जिससे कि आपको दर्द की दवाइयों का सेवन करना कम हो जाता है। स्टेरॉइड जो बोलते हैं कि हर रोमेटोलॉजिस्ट तो बस स्टेरॉइड दे देता है, ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड भी कई बार बंद हो जाते हैं क्योंकि अब दवाइयाँ बहुत बदल चुकी हैं। आपको मिलना पड़ेगा रोमेटोलॉजिस्ट से और अपने जो बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा। आप अपने पुराने पर्चे लेके आइए, पुरानी रिपोर्ट लाइए, क्या क्या दवाइयाँ ली हैं वो सब बताइए, तो उसके बेसिस पे ही आगे चल सकते हैं। दवाइयों की बात करें तो कौन सी दवाइयाँ मुख्य रूप से इसमें दी जाती हैं, उसके बारे में यदि आप बता सकें।
सर मुख्य रूप से जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो हम फोलिट्रैक्स, मीथोट्रेक्सेट जैसी दवाइयाँ, लेफ्लोनोमाइड जैसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। कई बार अगर दर्द ज़्यादा होता है तो हमको स्टेरॉइड का देना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉइड ही एक ऐसी दवाई है जो 1-2 दिन में दर्द को ख़त्म करती है। और बाकी दवाइयाँ बहुत स्लो एक्टिंग होती हैं जो 4 से 6 हफ्ते लेती हैं। तो और उसके साथ साथ ही अब इतना एडवांसमेंट है 20 साल में कि अब बायोलॉजिकल्स करके इंजेक्शंस आ चुके हैं, ठीक है, जो TNF अल्फा इनहिबिटर्स हो गए, जैसे इन्फ्लिक्सीमैब, गोलीमूमैब, एडालीमूमैब हो गया। फिर आपकी एंटीबॉडी थेरेपीज़ हो गई, जैसे कि रिटुक्सीमैब हो गया, वो भी यूज़ करते हैं। और बाकी अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, जैसे टोफासिटनिब हो गया, बैरिसिटनिब हो गया। बैरिसिटनिब का तो कोविड में ही काफ़ी यूज़ हुआ है। वो भी वो सारी दवाइयाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ही ली गई हैं जो यूज़ हुई हैं कोविड के अंदर। बाकी जो है दूसरी तरह की बीमारियां होती हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर, जैसे कि हम फिर से TNF अल्फा इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब दवाइयाँ काफ़ी बदल चुकी हैं, काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है और पेशेंट एक नॉर्मल जीवन शैली अपनी जी सकता है। जिनको गठिया की शिकायत है या शुरुआत हो रही है तो उनके लिए खान पान क्या मायने रखता है? क्या खान पान में उन्हें परहेज़ करना चाहिए कुछ चीज़ों का? हाँ जी सर, खान पान में जो है ना, जैसे मैंने बताया, नमकीन चीज़ें ना लें, खट्टी चीज़ें ना लें, ज़्यादा मीठा हो गया वो नहीं लेना है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है। बाकी स्मोकिंग से दूर रहें, अल्कोहल ज़्यादा ना लें। और कई एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होती है, तो इनका सेवन ज़्यादा करें। जैसे अखरोट हो गया, फिर आपका बादाम हो गया, ठीक है, फिर हरी सब्जियाँ हो गई, इनके अंदर जो है ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। बाकी जो है आप हल्दी, करक्यूमिन होता है उसके अंदर भी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी वो चीज़ें होती हैं, इससे आपका पेन कम हो सकता है। तो हल्दी भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बाकी घर की चीज़ें ज़्यादा खाएं, बाहर का अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि गठिया किसी को भी हो सकता है, तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? क्या बचाव इसका हो सकता है किन्हीं कारणों से, या एक्सरसाइज करके, योग से, या अन्य किसी चीज़ से, कि उसको गठिया की शिकायत ना हो आने वाले समय में? सर गठिया भाव ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ को होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ज़रूर होगा। जितने ही मेल्स आते हैं हमारे पास OPD में, सारे तंबाकू लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको तो आर्थराइटिस हो ही जाती है। तो उनसे जब भी पूछो तो एक तो ये चीज़ याद रखें कि स्मोकिंग ना करें। तंबाकू से दांत खराब होते हैं, तो दांतों के अंदर जो एंटीजन होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। उसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। वैसे ही जो है, अगर आप ज़्यादा मोटापे हैं या ज़्यादा आपकी जीवन शैली के अंदर आपका जो वेट ज़्यादा है, तो आर्थराइटिस और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि घुटनों के अंदर दर्द होने लग जाता है। तो आपका 1 किलो भी वज़न बढ़ेगा तो 100 किलो वज़न घुटनों पे ही आता है। तो एक नॉर्मल वेट करिए। अगर आपका जो ओबीज़ हैं, मोटे हैं, तो ज़्यादा दर्द रहेगा कूल्हे के अंदर, घुटनों के अंदर। तो अपने एक नॉर्मल वेट में रहिए, तो उससे आर्थराइटिस की जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं। ये तो रहा गठिया के विषय में जानकारी। तो डॉक्टर साहब ने जितनी भी जानकारी दी हो, संभवतः आपको सुनने के बाद कुछ हिदायतें मिलेंगी और आप उस पर अमल भी कर सकते हैं इसके बचाव के लिए। अब कुछ डॉक्टर साहब से पर्सनल सवाल ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई आमतौर पर यदि आम इंसान सोचे तो काफ़ी बड़ी लगती है और उसे पाना भी एक मुश्किल काम है। तो जानेंगे डॉक्टर से उनकी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे उन्होंने इस डॉक्टर की पढ़ाई को किया, क्या था इनका मोटिव। तो थोड़ा उनसे इस विषय पर और जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है, कब आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है? सर वही था, मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं रहा है, तो पापा ने बोला कि डॉक्टरी में आप थोड़ा करो। तो मैंने ठीक है, मैंने डॉक्टरी, फिर मैंने कहा चलो पापा पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में ठीक था मैं, बुरा नहीं था, तो पढ़ाई की, मेहनत की। तो फिर हाँ, MBBS किया मैंने अपना, जो है वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया। फिर मुझे मेडिसिन ज़्यादा पसंद थी, सर्जरी की साइड नहीं जाना चाहता था, तो मैंने अपनी MD की जनरल मेडिसिन में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, न्यू दिल्ली से। फिर मुझे ये फ़ील्ड ज़्यादा अच्छी लगने लग गई, गठिया बाय वाली, क्योंकि जो पेशेंट के साथ एक साथ बन जाता है, पेशेंट आपको फॉलो करते हैं, आपकी मानते हैं, सुनते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो फिर मैं गठिया बाय यानी कि स्टडीज़ के लिए, जैसे हम रूमेटोलॉजी बोलते हैं, फिर उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करने के लिए मैं पौंडीचेरी, जिपमर, वहाँ गया था। एंड वहाँ पे मैंने अपनी 3 साल की ट्रेनिंग की। अब फिर मैं सर्वोदय में काम कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजी। जर्नी कैसी रही आपकी? क्या मुश्किलें कुछ आईं या बड़ी आसानी से? क्योंकि बड़ी कठिन पढ़ाई कही जाती है डॉक्टर की। यदि पढ़ाई करना है तो काफ़ी आपको पढ़ाई भी करनी है, काफ़ी समय भी देना होता है उस चीज़ को। तो कैसी रही, कैसे करते थे आप पढ़ाई? आपकी दिनचर्या क्या थी? सर 12th क्लास में जब थे तब तो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन हाँ MBBS जब स्टार्ट हुआ, पहला साल बहुत मुश्किल था।
तब पता चला कि रातों को जागना क्या होता है। अपनी जो एग्ज़ाम होते थे वो एक साथ ही होते थे, तो रात को पढ़ते रहते थे 4-5 बजे तक, फिर सुबह जाके एग्ज़ाम देते थे, फिर 2 घंटे सोते थे फिर से। तो कठिन तो रहा है जो भी जर्नी रही है, कई बार रोए भी हैं साथ में मिल के, तो ये चीज़ें भी थोड़ा था कि हाँ कि, लेकिन जो भी था फिर एक टेंडेंसी बन गई, नहीं अब ये लाइन चुन ली है तो इसमें ही कुछ ना कुछ आगे करके दिखाना है। तो धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक रहा, दोस्त थे, यार थे, टीचर थे, फिर हमारे जो सीनियर रेजिडेंट होते हैं, जूनियर्स होते हैं, उनके साथ ठीक टाइम गुजरा, इमरजेंसीज़ की, सब कुछ किया। एंड फिर रोमेटोलॉजी में थोड़ी रुचि ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप सीनियर होते रहते हैं तो काम भी थोड़ा कम होता रहता है, लेकिन जूनियर लेवल पे काम बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम थोड़ी मुश्किल थी। यदि बात करें नए युवती हैं, युवक हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, इस फील्ड पर आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर MBBS करना कोई वो नहीं है कि छोटी बात है। MBBS की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो सोचते हैं कि नहीं एक दिन एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे, वो सब नहीं हो पाता है इन चीज़ों के अंदर। आपको रेगुलरली पढ़ते रहना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं। आपको बॉडी के हर ऑर्गन के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसकी एनाटमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसकी अगर कुछ होता है तो उसकी पैथोलॉजी क्या है, क्या दवाइयाँ हैं, क्या नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो MBBS एक मजाक नहीं है। MBBS एक 5-5.5 साल आपको एकदम देने पड़ते हैं, मरीज़ को भी देखना पड़ता है, ये नहीं सिर्फ किताबें पढ़ते रहें, क्योंकि जो किताबों में लिखा है वो सब मरीज़ों में भी देखना है। अगर आप मरीज़ और किताबों को साथ साथ लेके चलेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन रुचि लें आप MBBS के बाद आगे स्पेशलाइजेशन भी करें। शायद आने वाले वक्त में लोग स्पेशलाइज लोगों के पास जाना ही पसंद करें। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप रुचि ले रहे हैं तो आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी इन चीज़ों में। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े हमारे विशेष कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सर्वोदय हॉस्पिटल जो फरीदाबाद में है, उसके गठिया रोग के विशेषज्ञ गौरव सेठ जी। उनसे आज बात हुई गठिया के रोग के बारे में, उसके उपचार के बारे में और उसकी सावधानियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब ने बड़े ही सरल स्वभाव में आपको समझाया भी है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे समझें, उनके रूलों को फॉलो करें, जिससे कि इस बीमारी जो कि एक घातक बीमारी है तो उससे बचाव आपका हो सके। पर्सनल जीवन पर भी हमने उनसे बात की। जो युवक और युवतियाँ या कोई भी उसमें फील्ड पर जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनने की एक उनके मन में आस है, तो डॉक्टर साहब ने भी उसके विषय में भी बड़ी अच्छी बातें कही हैं। तो अभी के लिए हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हमारे डॉक्टर।